हेलो दोस्तों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं और अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। राजस्थान का भूगोल एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्रत्येक कंपटीशन में, राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन में इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। रोजाना बताता रहता हूँ। अभी आने वाली जो हाई कोर्ट की एग्जाम है, इधर से लाइब्रेरियन की है, इधर से लेबर असिस्टेंट की है। इस प्रकार की कंपटीशन आने वाले हैं, उनके लिए आपकी अच्छी तैयारी होगी और एक एक करके पढ़ाई के साथ साथ में एक एक चीज़ को एक तरह से नोट करते हुए चलते हैं। तो पिछली क्लासों में अपन ने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया है। मिट्टियों को दो भागों में, दो प्रकार से, दो मुख्य आधार पर अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, उसका वर्गीकरण किया है। सामान्य रूप से कर लिया 9 भागों में बांट करके, और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कर लिया 5 भागों में बांट करके। ये चीज़ मैं प्रत्येक क्लास में बताता हुआ जाता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को बार बार बताया जाता है। आप भी उसको नोट कर लेना। दूसरी बात है कि ये प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी एक प्राकृतिक संपदा है। संपूर्ण निर्माण का प्रक्रिया प्रकृति पर निर्भर है। मानव का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव के लिए तो एक तरह से उपहार के रूप में, संपूर्ण कृषि उत्पादन के रूप में एक तरह से इसी पर निर्भर है। इसलिए इस वर्तमान में इसका एक तरह से क्षरण होता हुआ जा रहा है, समाप्त होती हुई जा रही है। इसका उपजाऊ पर खत्म होता हुआ जा रहा है, इसलिए चिंता का विषय बना हुआ है और इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आते हैं। अब वह उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते कि इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी की क्या पहचान है, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं। अब तो एक तरह से समस्या से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों को पूछता है। ठीक है, तो समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देना है कि राजस्थान की मिट्टियाँ में कौन सी, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, होने का कारण क्या है, होने की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें कुछ अधूरा रह गया था, उसको अपन आज पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली समस्या है अपर्दन की। अपर्दन का मतलब यानी कि मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसमें जैविक और भौतिक कणों का मिश्रण मिलता है और उसी मिश्रण के आधार पर पौधे को पोषण मिलता है। तो उस अवस्था को उपजाऊपन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। ह्यूमस प्रक्रिया के आधार पर इस प्रकार के उपजाऊपन का विकास बढ़ता है। अब प्राकृतिक और मानवीय कारकों के आधार पर उस उपजाऊपन को अगर समाप्त कर दिया जाए तो उस क्षीण प्रक्रिया को अपर्दन के नाम से जाना जाता है। और समझ लो, ऊपरी सतह पर जो उपजाऊपन की परत मिलती है उस परत को प्राकृतिक व मानवीय प्रक्रिया के आधार पर क्षीण होना या समाप्त होने की जो प्रक्रिया है उसको अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप भी नोट कर लेना, ये इसकी परिभाषा है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछकर आ सकता है। अपर्दन होने के मुख्य रूप से 2 प्रकार से देखने को मिलता है राजस्थान में, पवनों के द्वारा और जल के द्वारा। पवनों के द्वारा देखो, जल का पवनों के द्वारा होने वाले अपर्दन के बारे में अपन ने पिछली क्लासों में विस्तार से पढ़ लिया है। तो आप भी उसको, आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको निकाल करके विस्तार से पढ़ना है और डायग्राम से समझते हुए पढ़ा है। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली जो पवनों के द्वारा एक साथ संपूर्ण विस्तृत क्षेत्र की जो बलुई मृदा की ऊपरी परत उड़ करके अन्यत्र स्थान पर नष्ट हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को पवन अपर्दन के रूप में जाना जाता है।
और उससे भी एक तरह से उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का, उसकी पहचान का, उसके उपाय सहित पूरा विस्तार से अपन ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे अपन जल के द्वारा होने वाला अपर्दन। जल के द्वारा जो अपर्दन होता है वह अपने अरावली पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो अरावली के पूर्वी क्षेत्र में जल के द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया तीव्र गति से देखने को मिलती है। इसका स्वरूप दो प्रकार से मिलता है, नालिका व अवनालिका के रूप में। नालिकाएं आपने देखा होगा कि भूमि के ढाल के अनुकूल वर्षा का जल जो ही धरातल पर आता है तो वह जल अपने साथ मुलायम मिट्टी के कणों को घुलनशील बना करके अपने साथ प्रवाह करता हुआ एक सर्पिले आकार में छोटी छोटी नालियां बना लेता है। वे नालियां किस प्रकार से बनी, उसके कण कहाँ चले गए, उनके जो मिट्टी के मुलायम कण थे वो जल में घुलनशील हो गए और जल में घुलनशील होकर के जल के साथ प्रवाह कर गए। तो जिस स्थान से अलग हुए हैं वहां पर छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। इस प्रक्रिया को नालिका व अवनालिका के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखना कि जल के द्वारा होने वाले अपर्दन स्वरूप किस प्रकार से होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, नालिका अवनालिका। पवनों के द्वारा होने वाला जो अपर्दन स्वरूप है वह चादरी अपर्दन के रूप में होता है और जल के द्वारा होने वाला जो अपर्दन स्वरूप है वह नालिका अवनालिका के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। और इस नालिका अवनालिका के रूप में होने वाला जो अपर्दन है उसको रेंगती मृत्यु की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखना कि इस रेंगती हुई मृत्यु का संज्ञा, जिस प्रकार से कोई भी कीड़ा रेंगता हुआ आगे की ओर बढ़ता है ना, इस तरीके से मतलब रेंगती हुई मृत्यु के रूप में इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। रेंगती हुई मृत्यु का मतलब एक तरह से संपूर्ण इकोनॉमी सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर है और वह इस प्रकार से रेंगती हुई समाप्त हो जाए तो उत्पादन किससे होगा, कृषि प्रधान देश है, संपूर्ण इकोनॉमी सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिक लोगों ने इसको रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी गई है। जल अपर्दन के लिए आवश्यक दशाएं, अब देखो कौन कौन सी दशाओं में जल अपर्दन होता है। संपूर्ण क्षेत्र में जल अपर्दन होना नहीं होता है। जहां पर जिस प्रकार की दशाएं मिलती है उसी के आधार पर जल अपर्दन होता है। वर्षा वितरण के ऊपर निर्भर है, अधिक वर्षा होगी तो उस प्रकार से अपर्दन होगा। भूमि के कटाव के आधार पर भूमि का ढाल तीव्र होगा तो वहां पर अपर्दन तीव्र गति से होगा। मृदा की संरचना, मृदा एक तरह से मुलायम मिट्टी के रूप में होगी तो वहां पर घुलनशील की क्रिया तीव्र गति से होगी और अपर्दन तीव्र गति से होगा। और जहां पर मिट्टी में चट्टानी कणों की प्रधानता अधिक होती है तो वहां पर घुलनशील की क्रिया कम होती है। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब ये तीन कारक है, इन कारकों के आधार पर जल के द्वारा अपर्दन की कार्य संपन्न होता है। अब देखो राजस्थान में जल अपर्दन एक तो पहाड़ी ढलानों पर होता है, तो पहाड़ी ढलान तीव्र ढाल वाले हैं तो वहां पर इस प्रकार का अपर्दन तीव्र गति से होता है, क्योंकि तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में बहने वाला जल भी तीव्र गति से घुलनशील होकर के प्रवाह करेगा और मुलायम मिट्टी के कणों को घुलनशील करके तीव्र गति से एक तरह से नालिका अवनालिका के माध्यम से प्रवाह कर जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह पहाड़ी ढलानों पर सबसे अधिक मिलती है। तो राजस्थान में इस प्रकार के पहाड़ी ढलानों तीव्र ढाल वाले हैं, तो अरावली और विंध्याचल श्रेणी के ढलान वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और दूसरा जल अपर्दन का कार्य होता है नदियों के किनारों पर। नदियों के किनारे भी ढाल वाले किनारे हैं और इन ढाल वाले तीव्र ढाल वाले किनारों पर भी इसी प्रकार से
वर्षा का जल के द्वारा नालिका अवनालिका बनाते हुए निरंतर अपरदन होता रहता है और निरंतर लंबे समय तक अपरदन होते रहने से नदियों के किनारों पर गहरी खाइयों के रूप में बीहड़ बन जाते हैं। ऐसे जो भूमि उत्खनन के रूप जो बड़ी बड़ी गहरी खाइयों के रूप में देखने को मिलती है, तो उस क्षेत्र को बीहड़ भूमि के रूप में या उत्खनन भूमि के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इस मामले में समझते हुए पढ़ना है कि नदियों के किनारे जैसे चंबल, पार्वती, कालीसिंध, बाणगंगा, राजस्थान की जो मुख्य नदियां हैं, इन नदियों के किनारों पर देखना आप जल के द्वारा गहरी खाइयां बन जाती, उसकी मिट्टी कहाँ चली गई, जल के साथ में घुलनशील होकर के और नदी के जल के साथ बहकर चली गई, क्योंकि वह उपजाऊ मिट्टी थी। अब किनारों पर इस प्रकार के अगर उत्पादन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से जो गहरी खाइयों के रूप में इसके किनारे बन जाते हैं, तो उसको बीहड़ों के नाम से जाना जाता है। गहरी खाइयों के रूप में बन जाते हैं किनारे, तो वह एक तरह से बीहड़ के रूप में जाने जाते हैं। अब देखो इसका प्रभाव और परिणाम क्या निकलता है। पहला परिणाम तो निकलता है कि उपजाऊ मृदा का क्षरण हो जाता है, समाप्त हो जाती है। उसकी जो ऊपरी परत की जो उपजाऊ मृदा थी वह समाप्त हो जाती है। उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादन पर तो जब उपजाऊ मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, तो उत्पादन पर तो विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो दूसरा प्रभाव इसी प्रकार से है कि उपजाऊ मृदा समाप्त होने पर उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका उपाय क्या किया जाए। वनस्पति का विकास करके ढलान वाले क्षेत्रों पर छोटी वनस्पति सघन रूप से अगर विकसित कर दी जाए, वनस्पति लगा दी जाए, पेड़ लगा दिए जाए, तो पेड़ों की जड़ें उस मुलायम मिट्टी के कणों को जकड़ करके रखती है और अपरदन होने से रोकती है। तो इस प्रकार से पहाड़ी ढलानों पर और नदियों के किनारे पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ढलान वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक अपरदन होता है और उस अपरदन मिट्टी को रोकने के उद्देश्य से इस प्रकार की प्रक्रिया लागू करती है राज्य सरकार के द्वारा भी। और दूसरी बात है कि ढलान वाले कृषि क्षेत्रों में कंटूर या समोच्च कृषि पद्धति अपनाना चाहिए। ढलान वाले जो क्षेत्र हैं वे उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और वहां पर जल निकास की मुख्य सुविधाएं होती है, जल निकास की। तो वहां पर जो होने वाली जो कृषि है उसकी जुताई इस तरीके से करना चाहिए। कल भी मैंने बता दिया था कि इस प्रकार से जैसे ये ढाल वाला क्षेत्र है और इस ढाल वाले क्षेत्र में इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से जुताई इस कृषि क्षेत्र की इस प्रकार से की जाए, ताकि इधर से आने वाला जो जल है वह यहाँ पर बनने वाली छोटी छोटी नालियों को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा और ये जल इस नालियों में समा जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, अवशोषित होने से इस मिट्टी का अपरदन नहीं होगा और इस जल का भी उपयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब इस ढाल की विपरीत दिशा में गोल गोल आकृति में जो कृषि या जुताई का कार्य किया जाता है, इस पद्धति को समोच्च कृषि पद्धति या कंटूर एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है।
चंबल नदियों के किनारे, चंबल नदी के किनारे जल अपरदन से बने बीहड़ भूमि को उत्खनन भूमि के रूप में जाना जाता है। चंबल नदी के जो किनारे पर देखना, आप कभी गए हो तो उसके किनारों पर नालिका अवनालिका के माध्यम से जो गहरे बीहड़ बन जाते हैं, गहरी खाइयां बन जाती है, और निरंतर इसी प्रकार से अपरदन होता रहे तो वो नालिका अवनालिका ही गहरी खाइयों का रूप धारण कर लेती है और दूर से देखने पर एक तरह से संपूर्ण किनारे वाली भूमि एक तरह से उबड़ खाबड़ के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ऐसी भूमि को उत्खनन भूमि या बीहड़ भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये अपरदन की समस्या से संबंधित आज विचार विमर्श किया। दूसरे प्रकार की समस्या अपने राजस्थान में मिट्टियों से संबंधित और देखते हैं कि दूसरे नंबर की जो समस्या है लवणीय समस्या है, यानी कि मिट्टी में जो लवणता की मात्रा बढ़ जाने से भी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। लवणता की मात्रा यानी कि जो लवणीय और क्षारीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में, तो उससे भी ऊसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या नाम से कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो ज़्यादातर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में और जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक जल प्लावन की समस्या उत्पन्न रहती है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं पर तो मिट्टी के आंतरिक चट्टान एक तरह से लवणीय तत्वों से बनी हुई है, तो जल से घुलनशील होकर के और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के आधार पर यानी वाष्पीकरण की क्रिया के आधार पर भी इस प्रकार का समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए ये समस्या क्या है, मिट्टी में लवणीय व क्षारीय तत्वों की परत बन जाने से उत्पन्न समस्या है। ठीक है, समस्या के कारण क्या क्या है यहां पर लिख देता हूं। कि समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो देखो समस्या उत्पन्न होने का जो कारण है वह है लंबे समय तक लवणीय जल से सिंचाई वाला कारण तो है लंबे समय तक खारे जल से सिंचाई करना। दूसरे नंबर का कारण क्या है, जल निकास की कमी। जल निकास की कमी, जहां पर जल निकास नहीं होता है वहां पर भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और तीसरे नंबर का कारण है अपने कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण। कम वर्षा और
अधिक वाष्पीकरण, ठीक है, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण। तो ये समस्या है। चौथे नंबर का क्या कारण है? चौथे नंबर का कारण है परिच्छेदिकाएं में कड़ी परत का होना। परिच्छेदिकाओं में कड़ी या कठोर परत होना। और पांचवें नंबर का जो कारण है वह है उच्च भूमिय जल स्तर। उच्च जल स्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये 5 कारण है। इन कारणों से मृदा लवणीय बनती भी जा रही है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो ऐसी समस्या पर ज़्यादातर इस प्रकार की विचार विमर्श करना चाहिए कि लंबे समय तक खारे पानी से सिंचाई करने से किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है। जल निकास भी होना जरूरी है। कम वर्षा जहाँ पर होती है और अधिक वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिच्छेदिकाओं में जो कड़ी यानी कि धरातल की आंतरिक जो परतें हैं वह कठोर चट्टानों से निर्मित होने के कारण वर्षा का जल उस में जो लवणीय तत्व घुलनशील होते हैं वह अधिक नीचे तक नहीं पहुंच पाता है और ऊपरी परत में ही वे कण बने रहते हैं। तो इससे भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जहाँ का जल स्तर अधिक है वहाँ पर वर्षा का जल नीचे की ओर नहीं बैठ पाता है। वाष्पीकरण क्रिया से ऊपरी पर लवणीय कणों की प्रधानता हो जाती है। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। चलो ठीक है। तो लंबे समय तक खारेपन की जो कुएं बावड़ी वगैरह जो जिन क्षेत्रों से सिंचाई के प्रमुख साधन है और जहाँ पर आंतरिक जल खारा है तो वहाँ पर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाता है। साथ के साथ ही आप नोट करते चलना कि राजस्थान के जिन क्षेत्रों में कुआं बावड़ियों द्वारा सिंचाई की जाती है, जैसे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जालौर पाली वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर कुआं बावड़ी के द्वारा सिंचाई की जाती है और वहाँ पर आंतरिक चट्टानें लवणीय होने के कारण वहाँ का जो आंतरिक जल है वह खारा है और उसी खारे जल से लंबे समय तक अगर सिंचाई की जाए तो मिट्टी में लवणीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे संपूर्ण मिट्टी एक तरह से लवणीय और क्षारीय रूप में बन जाती है और कृषि उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट कर लेना। जल निकास की कमी रहती है
कहीं पर उसके भूमि का ढाल कम होने के कारण वर्षा का जल अधिक समय तक उसी में बना रहता है, जल निकास नहीं कर सकते, तो ऐसी समस्या होती है। तो वो भी एक तरह से उस मिट्टी में घुलनशील जो लवणीय कण है वो अधिक समय तक उसी में बना रहते हैं और वो एक परत बना लेते हैं। अगर मान लो जल निकास हो जाता है तो वह घुलनशील लवणीय कण उस जल के साथ में प्रवाह कर जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक तरह से ये जल निकास की समस्या भी ये लवणीय समस्या को बढ़ावा देने का कार्य करती है। कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा वितरण कम मिलता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो ऐसे वर्षा वितरण वाले क्षेत्रों में जो जल में घुलनशील लवणीय कण है वह नीचे की ओर नहीं, अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसमें तीव्र वाष्पीकरण से जल के साथ ऊपरी परत तक वे लवणीय कण आ जाते हैं और एक परत बन करके वही बने रहते हैं और जल का वाष्पीकरण हो जाता है और वह एक तरह से उसी पर बने रहते हैं, उनकी एक परत बन जाती है। जल के साथ वाष्पीकरण लवणीय कणों का नहीं होता है। लवणीय कण ऊपरी परत पर एक परत बना लेते हैं, ठीक है। परिच्छेदिकाओं की कड़ी कठोर, यानी कि मिट्टी के आंतरिक भाग में जो चट्टानों के रूप में अगर परतें मिलती हैं तो फिर वर्षा का जल नीचे की ओर नहीं बैठ पाता है और नहीं बैठ पाता है तो फिर उसमें जो घुलनशील लवणीय कण है वो ऊपरी मिट्टी में बने रहते हैं और उससे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये परिच्छेदिकाओं के कठोर परत के कारण हो जाता है। उच्च भूमिगत जल, यानी कि भूमिगत जल की उच्च स्तर होने के कारण से भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक। तो इसलिए एक तरह से लवणीय की समस्या और अपरदन की समस्या अपड़ने पड़ी और इनसे संबंधित आप भी एक तरह से इस तरीके से समझते हुए पढ़ना है और नियमित रूप से पढ़ते रहो। बिल्कुल धीमी गति से अपनी क्लास चलती है और आप लोग एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलो, ठीक है। धन्यवाद। और इसी से संबंधित क्लास भी अपन साथ के साथ ही कॉलेज से संबंधित जानकारी भी मैं देता रहता हूँ आपको, और साथ के साथ ही ये कंपटीशनों की भी तैयारी आप लोग करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।